नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पायल स्टॉक डाइस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पैराडीप फॉस्फेट्स आईपीओ के बारे में। क्या हमें इस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? कंपनी क्या है, क्या काम करती है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, अप्लाई करना चाहिए इस आईपीओ में या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट क्या है इस आईपीओ का, आईपीओ की टाइमलाइन, आईपीओ का लॉट साइज और साथ ही साथ कंपैरिजन विद लिस्टेड पीयर्स। ये सब बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में और ये मैन्युफैक्चरर है ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। कंपनी ने स्टैब्लिश करा है कि एक्सटेंसिव सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी। कंपनी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर है ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स एंड डी अमोनियम फॉस्फेट in terms of volume sales for the 9 months ended December 31, 2021। मार्च 31-20-22 की बात करी जाए तो कंपनी की जो नेटवर्क्स है वो इंक्लूड करते हैं 4761 डीलर्स एंड ओवर 67,150 रिटेलर्स सर्विंग ओवर 5 मिलियन फार्मर्स इन इंडिया। मार्च 31-20-22 की बात करी जाए तो पैराडीप फॉस्फेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने प्रोडक्ट्स को अक्रॉस 14 स्टेट्स इन इंडिया थ्रू द नेटवर्क ऑफ 11 रीजनल मार्केटिंग ऑफिसेज एंड 468 स्टॉक पॉइंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी के बारे में और क्या कहना है। कंपनीज फर्टिलाइजर्स आर मार्केटेड एंड अंडर द ब्रांड नेम जय किशन नवरत्ना एंड नवरत्ना। कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो दो ब्रांड नेम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जय किशन नवरत्ना एंड नवरत्ना, जैसा कि आप लोगो देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं और ये जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या है कंपनी की। कंपनी ने वेल पोजीशन कर रखा है, मार्केट को कैप्चर कर रखा है इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। कंपनी सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इंडिया की। ड्राइव करती है रॉ मटेरियल की एफिशिएंसी को, बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ फैसिलिटीज से, और सिक्योर करती है, सर्टिफाई करती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और साथ ही साथ अनयूटिलाइज्ड लैंड अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन। साथ ही साथ जो कंपनी है वो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है कंपनी के पास और प्रोमिनेंट शेयर होल्डर्स है। अब आगे बात करते हैं और ये जान लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे अगर हम नजर डालें एक बार तो 31 मार्च 2019 में टोटल एसेट्स जो कंपनी की थी वो थी 56,000 मिलियन, और जो कि बढ़कर 31 दिसंबर 2021 में हो गई है 71,862 मिलियन। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 31 मार्च 2019 में कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो थी 43,972 मिलियन, जो कि बढ़कर 31 दिसंबर 2021 में 59,736 मिलियन हो चुके हैं। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए अगर तो 31 मार्च 2019 में 1589 मिलियन का इनको प्रॉफिट हुआ था। वहीं अगर इनकी 31 दिसंबर 2021 की बात करी जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका जो बनता है वो बनता है 3627 मिलियन के अराउंड बनता है। तो कंपनी एक ग्रोइंग स्टेज पे है, कंपनी ग्रो कर रही है और इसमें हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है कंपनी में। ये एक कंपनी का मेन स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं या कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हैं। अगर अब तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो फटाफट डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंजल वन के साथ आप अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या है इस आईपीओ को लाने का। तीन रीजंस है इस आईपीओ को लाने के लिए। फर्स्ट पर्पस है कि कंपनी जो गोवा फैसिलिटी ला रही है गोवा में वो पार्ट फाइनेंस करना। दूसरा, रीपेमेंट करना, जो कंपनी ने बोरो कर रखा है पैसा, उधार पे ले रखा है पैसा, उसकी पेमेंट करना। और तीसरा, जो हर आईपीओ में लिखा होता है और हर आईपीओ का ऑब्जेक्टिव होता ही होता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि आईपीओ की टाइमलाइन क्या है। ऑफर शुरू हो रहा है 17 मई को, क्लोज हो रहा है 19 मई को। वही अलॉटमेंट की बात करी जाए तो 24 मई को अलॉटमेंट मिल जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा 25 मई में। घबराइएगा मत, 2 से 3 दिन लग सकते हैं बैंक अकाउंट में पैसे आने में। और अगर आपको शेयर्स मिल जाते हैं तो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 26 मई को। आईपीओ शेयर की जो लिस्टिंग डेट है वो है 27 मई। आईपीओ की जो ओपनिंग डेट मैंने आपको बताई दी है 17 मई है। और जो ये आईपीओ का प्राइस बैंड है वो आ रहा है 39 से 42 पे। अगर हमें बिड करनी है तो कट ऑफ प्राइस पे करनी है, यानी कि 42 रुपीज पे करनी है। जो लॉट साइज है वो 35 शेयर्स का है। कंपनी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही है, एनएसई और बीएसई पे। टोटल जो इशू साइज है कंपनी का वो 150 सॉरी
1501 करोड़ का है। वही फ्रेश इशू इसमें जो आ रहा है वो 1004 करोड़ का है, और जो ऑफर फॉर सेल है वो 497 करोड़ का है। इसमें मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, ऑफर फॉर सेल के थ्रू जो गवर्नमेंट का स्टेक है, इसमें गवर्नमेंट कंप्लीटली इस कंपनी से बैक ऑफ कर रही। जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली इस कंपनी से अपने सारे शेयर्स ऑफर फॉर सेल में सेल करके कंपनी से बाहर निकल रही है। यानी कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है कि अब कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट की कोई भी रेगुलेशंस नहीं होंगी, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा। हाँ, जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो जनरल स्टॉक एक्सचेंज को फुलफिलमेंट करनी होती है कंपनी को रिक्वायरमेंट्स, वो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। बट हाँ, जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना था वो अब नहीं होगा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, क्योंकि गवर्नमेंट अपना पूरा पैसा बेच के निकल रही है इस कंपनी से बाहर। अब आगे देख लेते हैं और जान लेते हैं कि हमें अब आगे क्या करना है, और साथ ही साथ उससे पहले आईपीओ का लॉट साइज जान लेते हैं। आईपीओ का जो लॉट साइज है, मिनिमम एक लॉट लोगे तो आपको 350 शेयर्स मिलेंगी, जिसमें आपका मिनिमम अमाउंट लगेगा 14,700 का। मेरे हिसाब से एक लॉट के अलावा आपको इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाना चाहिए। मैक्सिमम जो आपको लॉट लगा सकते हो वो 13 लॉट्स हैं, और 4,550 का आपको शेयर्स मिलेंगे उसमें 13 लॉट्स में, और जो टोटल अमाउंट आपका जो इन्वेस्ट होगा वो 1,91,100 का इन्वेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कंपैरिजन विद लिस्टेड पीयर्स क्या है, मतलब कंपनी का पीई क्या है विद इसके जो पीयर्स है अदर तीन, उनमें पीई क्या है। जो फर्स्ट पीई आता है, सॉरी, जो फर्स्ट इसका कंपनी की जो कॉम्पिटिटर आती है वो आती है कॉर्मेंडल, उसका पीई है 18.13। वहीं इसकी अगर जो दूसरी कंपनी की बात करी जाए जो इसकी कॉम्पिटिटर है वो है चंबल फर्टिलाइजर्स, उसका पीई है 13.7। और तीसरी जो इसकी कॉम्पिटिटर है वो दीपक फर्टिलाइजर्स है, जिसका पीई है 36.31। और पैरादीप फॉस्फेट्स का जो पीई है वो 7.01 है। ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो इसका ये पीई है 7.07, वो है 9 मंथ्स के बेसिस पे, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक का है। ऑल्दो ये अपने बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स से काफी कम प्राइस अर्निंग रेशियो पे आ रही है। कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा रीजन है कंपनी के लिए कि उसे कम प्राइस पर आना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है कंपनी की कम प्राइस पर लिस्ट होने की। रीजन बिंग, अगर इससे ज्यादा वैल्यूएशन पे कंपनी अगर आती तो मैं या आप इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करते शायद। अब आगे बढ़ लेते हैं और ये जान लेते हैं हमें अब इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ, ये जो वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, आपको अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस जरूर कर लेनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं थोड़ा अभी अवॉइड करना चाहूंगी इस आईपीओ के, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे अभी ग्रोथ इतनी अच्छी खासी नहीं दिख रही है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स हो रहे हैं बट नहीं भी हो रहे, स्टेबल नहीं है कंपनी के प्रॉफिट्स। और रही बात लिस्टिंग गेन की, तो लिस्टिंग गेन में मुझे काफी अच्छे चांसेस देखने को मिल रहे हैं अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी रहती है तो। मैं अपना डिसीजन फर्स्ट या सेकंड डे पे ही लूंगी। आप अब इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मत बताना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस शेयर पे चाहिए वो भी बताना ना भूलिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।